नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कक्षा 12 विषय भूगोल और लेसन नंबर 3 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि पार्ट 3 पर है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इस वीडियो के बारे में, इस लेसन के बारे के निम्न बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है, जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं किस प्रकार से हैं, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं का समाधान, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत और जनांकीय संक्रमण की प्रमुख अवस्थाएं। तो चलते हैं पहले बिंदु जनसंख्या वृद्धि की तरफ। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल में होने वाले जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इस बात को हम साधारण भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं: कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं हम भारत का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और उस भारत के निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल जो भारत में 10 वर्ष का है, उस 10 वर्ष के समय में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन, जैसे जनसंख्या कम हुई है इन 10 सालों में या अधिक हुई है, इन 10 कमी या वृद्धि को ही हम जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या अथवा प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे प्रतिशत वृद्धि दर और कुल जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि का सापेक्ष वृद्धि तथा निरपेक्ष वृद्धि में मापन किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, सापेक्ष वृद्धि और निरपेक्ष वृद्धि क्या होती है? तो जानते हैं सापेक्ष वृद्धि। सापेक्ष वृद्धि से आशय किसी क्षेत्र में प्रतिवर्ष होने वाले जनसंख्या परिवर्तन से है, जैसे 2001 की जनसंख्या व 2002 की जनसंख्या में जो भी अंतर आएगा वह सापेक्ष वृद्धि कहलाती है। दूसरा है निरपेक्ष वृद्धि से आशय किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन से है। भारत में यह निश्चित समय अंतराल 10 वर्ष है। जैसे 2001 की जनगणना के बाद 2011 की जनगणना हुई थी, तो 2001 व 2011 की जनसंख्या में जो भी अंतर है वह निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है। भारत में जनसंख्या की जो जनगणना है वह प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है, इसलिए भारत में यह समय अंतराल 10 वर्ष है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या वृद्धि का सूत्र देखेंगे। कुल जनसंख्या वृद्धि बराबर वर्तमान जनगणना की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनगणना। यहां पर आधार वर्ष है 2001 और 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी। वर्तमान जनगणना का वर्ष है 2011 और इसकी जनसंख्या थी 121.1 करोड़। अब हम ये सूत्र में इसको रखते हैं। 121.01 करोड़ में आधार वर्ष की जनसंख्या 102.70 करोड़ घटाएंगे तो हमें जवाब प्राप्त होगा 18.31 करोड़। तो हम कह सकते हैं हमारी जो जनसंख्या वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी, वह 18.31 करोड़ रही है। दशकीय प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर बराबर कुल जनसंख्या वृद्धि बटा आधार वर्ष की जनसंख्या गुणा 100। कुल जनसंख्या वृद्धि रही है हमारी 18.31 करोड़ 10 सालों के बीच में, तो इसे हम प्रतिशत वृद्धि दर में के सूत्र में रखेंगे। आधार वर्ष की जनसंख्या थी 102.70 करोड़, प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर बराबर 18.31 करोड़ जो हमारी दशकीय वृद्धि रही है, बटा आधार वर्ष की जनसंख्या 102.70 करोड़ इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन से हमें जवाब प्राप्त होता है 17.82%। तो हमारी
दशकीय वृद्धि दर जो थी वह 17.82% रही है। अब वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर निकालने के लिए जो दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर आई है उसमें हम 10 का भाग दे देंगे, जैसे 17.82% बटा 10 बराबर 1.78%। यह हमारी वार्षिक वृद्धि दर रही है प्रतिशत में। अगला बिंदु आता है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। अगला काल आता है मध्यकाल। मध्यकाल इतिहास की दृष्टि से यह 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के बीच का एक कालखंड है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। इस समय जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत मंद रही, किंतु कुछ देशों में अधिक रही। इस समय बाढ़, सूखा, महामारी और युद्धों के कारण जनसंख्या में काफी कमी दर्ज हुई। अगला काल आता है आधुनिक काल। 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। 1750 ईस्वी में यह बढ़कर लगभग 72 करोड़ हो गई। 1850 ईस्वी में यह दुगनी वृद्धि के साथ 133 करोड़ हो गई। 1950 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग 251 करोड़ हो गई और सन 2000 में यह 610 करोड़ पहुंच गई। 2013 में कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ तक पहुंच गई। जनसंख्या की इस वृद्धि दर को देखते हुए हम कह सकते हैं यह जनसंख्या की गुणात्मक वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण। विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, किंतु जनसंख्या की वृद्धि की दर सभी महाद्वीपों में एक समान नहीं है। किसी महाद्वीप में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी और किसी महाद्वीप में यह वृद्धि दर धीमी गति से रही। पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व के 99% काल में जनसंख्या अत्यंत कम तथा वृद्धि दर अत्यंत मंद रही, किंतु पिछले 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या उच्च वृद्धि दर के साथ बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। सबसे पहला जनसंख्या वृद्धि का उत्तरदायी कारक है मृत्यु दर में गिरावट। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मृत्यु दर पर नियंत्रण है। विगत 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण संक्रामक रोगों तथा महामारियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियां और स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं में इतना विस्तार हुआ है कि जो छोटे छोटे संक्रामक रोग थे उनसे किसी समय बहुत सारी जनसंख्या मर जाती थी, लेकिन आज इन उपलब्धियों के कारण प्रत्येक बीमारी का सफल और समय पर इलाज हो जाता है। इस वजह से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है और यह जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। विश्व में खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित एवं नियमित आपूर्ति से जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित हुई है। यांत्रिक एवं गहन कृषि, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत खाद बीज के उपयोग आदि में कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे अकालों की संख्या में अत्यंत कमी हुई है। पहले लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता था, इस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर कम थी, लेकिन वर्तमान में यांत्रिक व गहन कृषि और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से, उन्नत बीजों के उपयोग से कृषि का उत्पादन अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उचित मात्रा में भोजन प्राप्त होता है। और विगत कुछ दशकों में हम देखते हैं कि अकाल पड़ने जैसी समस्याएं काफी कम हो गई है। इस वजह से भी जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है। अगला बिंदु है औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण खनन ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार
तकनीक आदि सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हुआ है, जिससे रोजगार के साधन बढ़े हैं। मनुष्य के सामान्य जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। अगला बिंदु है वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति। नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक तथा सुविधाओं से परिपूर्ण बना दिया है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई है। शांति और सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु शांति और सुरक्षा की स्थापना से विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ है तथा जनसंख्या में वृद्धि होती है। हम सब जानते हैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व में काफी जनसंख्या का ह्रास हुआ था, लेकिन उसके बाद सभी देशों में लगभग शांति काल का दौर चल रहा है, जिससे युद्धों के समय होने वाली भारी जनसंख्या क्षति काफी हद तक कम हुई है। इस वजह से भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। अगला बिंदु है प्रवास। जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे अहम बिंदु 3 बिंदु होते हैं: जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट और प्रवास। इन्हीं 3 चीजों का जनसंख्या वृद्धि में मूल रूप से अध्ययन किया जाता है। तो हम प्रवास के बारे में बात करते हैं। मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी तथा यूरोपीय निवासियों ने बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास आरंभ किया। अतः इन महाद्वीपों में प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई। यूरोप महाद्वीप से लोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया की ओर जाकर बसने लग गए। इस वजह से इन महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि काफी बढ़ गई। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं। जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सन 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप महाद्वीप में साधारण जनसंख्या वृद्धि हुई थी और अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या घट रही थी। तब तक उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका में बहुत अल्प जनसंख्या थी। 1650 के दशक से 1750 के दशक तक एशिया और यूरोप महाद्वीप में तो जनसंख्या अच्छी खासी थी, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या विषम परिस्थितियों के कारण काफी कम थी और उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका में भी जनसंख्या अल्प थी। 1750 से 1900 ईस्वी तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, परंतु अधिक वृद्धि एशिया और यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में हुई थी। सन 1900 के पश्चात 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी। इससे सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप में हुई। पिछले 80 वर्षों में एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 2 गुने हो गई और उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या लगभग 4 गुना हो गई। यूरोप में जनवृद्धि कम होने लगी। इसका मुख्य कारण यह है, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर हुई जन्म दर में वृद्धि होने के कारण, और उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि हुई यूरोप महाद्वीप या अन्य महाद्वीपों से प्रवास के कारण। जनसंख्या वृद्धि पिछले सब महाद्वीपों में एक समान नहीं है। समस्त संसार की जनसंख्या 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी हो गई। एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी पूर्व भी संसार की लगभग 3/4 अर्थात 75% जनसंख्या रहती थी और अब भी संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दियों में जनसंख्या बढ़कर 364 गुनी हो गई। दक्षिण अमेरिका में 14 गुनी हो गई। सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में दर्ज हुई है, जो केवल 3 गुना है। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि की दर अन्य महाद्वीपों के मुकाबले कम रही। अब हम जानते हैं जनसंख्या वृद्धि से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती है, तो उन समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली समस्या है अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। वर्तमान काल में संसार की जनसंख्या में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। यदि इस दर में वृद्धि होती रही तो 2040 ईस्वी तक विश्व में जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी और हम इतनी
वह जनसंख्या को लेकर रहने, खाने, भोजन के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी समस्या है सीमित संसाधन। जिन प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या को भरण पोषण प्राप्त होता है उसकी मात्रा सीमित व निश्चित है। हम सब जानते हैं प्राकृतिक संसाधन निश्चित और सीमित है। यह जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस बढ़ी हुई जनसंख्या का उदर पोषण नहीं कर सकती और इससे इन सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ता जाएगा और इन सीमित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे देशों में, एक दूसरे व्यक्ति में आपस में होड़, युद्ध जैसी परिस्थितियां सामने आने लगेगी। अगली समस्या है वितरण संकेंद्रित। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है, सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या काफी अधिक है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या काफी कम है। केवल कुछ ही भाग ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या संकेंद्रित है। पृथ्वी के केवल 1/3 स्थलखंड पर संसार की 90% जनसंख्या निवास करती है। इस तथ्य से हम देख सकते हैं केवल पृथ्वी के 33% भाग पर पृथ्वी पर पाई जाने वाली 90% जनसंख्या निवास करती है। अतः जनसंख्या में वृद्धि होने से जनसंख्या का भार पृथ्वी पर अधिकाधिक बढ़ता चला जा रहा है। चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि में जनसंख्या का जीवन स्तर काफी नीचे होता जा रहा है। इस 33% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है और इसी दर से अगर यह जनवृद्धि होती गई तो इस सीमित क्षेत्र पर जन घनत्व इतना अधिक बढ़ जाएगा और इस वजह से यहाँ पर निवास करने वाली जनता का जीवन स्तर काफी नीचे पहुंच जाएगा। अगली समस्या है बिना बसे भूभागों में निराशा की स्थिति उत्पन्न होना। पृथ्वी के बिना बसे हुए भूभागों का क्षेत्रफल पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 70% है। पृथ्वी पर 70% भाग ऐसे हैं जहां पर मानव जनसंख्या न के बराबर है, वो निर्जन क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। इन क्षेत्रों में भविष्य में भी मानव निवास होने या बढ़ने की कोई आशा नजर नहीं आती है क्योंकि ये मानव जीवन के अनुकूल दशाएं नहीं रखते हैं। ये वाले क्षेत्र जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर स्थल भाग। अगली समस्या है प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहां के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते हैं तो उस प्रदेश में भूखमरी, दरिद्रता के कारण रहन सहन का स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि बीमारी और महामारी से उस क्षेत्र में मृत्यु दर बढ़ जाती है और जनसंख्या का ह्रास होने लगता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं और अगर वहां पर जनसंख्या का भार अत्यधिक बढ़ जाए, उसके सीमित संसाधनों से भी अधिक हो जाए तो वह सीमित संसाधन उस जनसंख्या का पेट नहीं पाल सकते, उदर पूर्ति नहीं कर सकते। तो इस वजह से उस प्रदेश में भूखमरी और गरीबी, दरिद्रता के कारण उस जनसंख्या का निवास और रहन सहन और जीवन स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि वहां पर आने वाले समय में बीमारियां और महामारी फैल जाएगी और बीमारी और महामारी के कारण उस क्षेत्र में मृत्यु दर बढ़ जाएगी जिससे जनसंख्या में निरंतर जनहास होता जाएगा। अगला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं का समाधान। सबसे पहला समाधान है भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। जितने भी भौगोलिक संसाधन हैं उन भौगोलिक संसाधनों का अनुकूल तरीके से प्रयोग करके, उनको व्यर्थ ना करके अपने आर्थिक उत्पादन में वृद्धि कर हम इस समस्या से बच सकते हैं। औद्योगिक परिवहन, संचार साधनों, खनन उद्योगों और निर्माण उद्योगों का विकास कर यंत्रीकरण, कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक है। औद्योगिकरण, परिवहन, संचार के साधनों, खनन उद्योगों और निर्माण उद्योगों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है और यांत्रिकरण और कोयले, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर हमें नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि कोयला, पेट्रोल ये सीमित संसाधन है। इन्हें हम आज ही अधिकतम दोहन कर लेंगे इनका तो आने वाली पीढ़ी इनके प्रयोग से वंचित रह जाएगी। शिक्षा का प्रसार सबसे आवश्यक है। शिक्षा का प्रसार और विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण से
अधिक से अधिक प्रसार से जागरूकता लाकर हम जनसंख्या समस्या समाधान कर सकते हैं। कृषि का नवीनीकरण एवं तकनीक का प्रयोग कर कृषि पैदावार बढ़ाकर हम बढ़ी हुई जनसंख्या का पेट पाल सकते हैं और भूखमरी जैसी परिस्थितियों से बच सकते हैं। सागरीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। बच्चों, सागर में इतने संसाधन हैं जिनका हम वर्तमान तकनीक के आधार पर अधिकतम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऐसी तकनीकों का प्रयोग और खोज करनी आवश्यक है जिससे हम सागर में उत्पन्न अधिक संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सके। जैसे सागरीय लहरों से बनने वाली बिजली है, सागर में उत्पन्न होने वाली मछलियां है या खाद्य सामग्री है, उनका प्रयोग करके हम इस समस्या से बच सकते हैं। जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास। हम जानते हैं पृथ्वी के 70% भाग निर्जन क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं, तो जनसंख्या का ऐसे भागों में प्रवास करवाकर हम जनघनत्व या बढ़ी हुई जनसंख्या समस्या से निजात पा सकते हैं। विवाह की उम्र में वृद्धि तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम को सख्ती से लागू करना सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये विवाह की उम्र में अगर वृद्धि होगी तो कम उम्र में बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे और जिससे कम लोगों में यह समझ होगी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और सरकार को विवाह की उम्र में वृद्धि कर तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सख्ती से लागू कर इस समस्या से हम बच सकते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है वो जानते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जैसे वर्तमान में जनसंख्या क्या है और जिस दर से यह बढ़ रही है उसके आधार पर आने वाले समय में जनसंख्या कितनी होगी। जनसंख्या परिवर्तन का यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही किसी समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जिसे सामूहिक रूप में जनांकीय चक्र कहा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर हम यह समझते हैं कि जैसे हमारा समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था में होता है, उससे वह उन्नति करते हुए जैसे ही साक्षर समाज, नगरीय समाज और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है, तो उस समाज में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वह उच्च होगी और मृत्यु दर है वह निम्न होगी। तो इस संपूर्ण चक्र को हम जनांकीय चक्र के रूप में जानते हैं। जनांकीय संक्रमण की प्रमुख 5 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है, इस अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च स्तर पर होते हैं। बच्चों का जन्म दर है वह भी अधिक होती है और उस क्षेत्र की मृत्यु दर है वह भी अधिक होती है इस अवस्था में। इसलिए इन देशों या क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि बहुत मंद गति से होती है। विश्व में इस अवस्था के अधिकतर देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर रहते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया तथा ग्वाटेमाला आदि देश इस क्षेत्र श्रेणी में आते हैं। द्वितीय अवस्था है, इसमें जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर धीरे धीरे गिरती हुई अवस्था में प्रतीत होती है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे, अब साक्षरता एवं नगरीकरण के बढ़ने से इस अवस्था में द्वितीय स्टेज में आने लगे हैं। यहाँ जनसंख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। दूसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च रहती है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास होने के कारण धीरे धीरे मृत्यु दर गिरती जाती है और वहां पर धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि दर दिखाई देती है। तीसरी अवस्था है, इसमें उच्च जन्म दर रहती है एवं मृत्यु दर मध्यम रहती है, अतः जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। भारत के सभी उत्तरी राज्य, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल आदि देश इस तीसरी स्टेज में शामिल होते हैं। चौथी अवस्था है, इसमें जन्म दर तो मध्यम रहती है और मृत्यु दर काफी निम्न रहती है। विश्व के न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन एवं बांग्लादेश आदि देश इस चौथी अवस्था में शामिल है। चतुर्थ अवस्था में यहाँ जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न पाई जाती है। पांचवी अवस्था है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है। ऐसी अवस्था में जनसंख्या के घट जाने का भय रहता है। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश और जापान इस वर्ग में पहुंच चुके हैं। इस अवस्था में आने वाले राष्ट्रों की मानव शक्ति दुर्बल होने लगती है। उदाहरण के लिए रूस महाद्वीप या रूस की जनसंख्या 1990 में 1480 लाख थी, जो 2007 में घटकर 1420 लाख रह गई और 2020 में इसके 1380 लाख रह जाने की संभावना व्यक्त की जाती है। ये पांचवी अवस्था है। पांचवी अवस्था में जन्म दर एकदम से निम्न हो जाती है और मृत्यु दर भी निम्न रहती है। यहाँ पर नवीन जीवन उत्पन्न नहीं होता और मृत्यु दर धीरे धीरे चलती रहती है। इस वजह से उस क्षेत्र में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज होने लग जाती है, वहां पर जनसंख्या घटने लग जाती है। इसका उदाहरण आपको दिया है जो रूस महाद्वीप का उदाहरण है। इसी के साथ यह लेसन समाप्त होता है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।